हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग मूल विधि को देख रहे थे, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट शुरू किया था जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। हम लोग ने पिछली बार मैंने पीडीएफ नहीं लगाई थी, तो इस बार मैंने पीडीएफ लगा दी है, तो हम पीडीएफ से इसको करेंगे जिससे कि हम लोगों को कम टाइम में पूरा कंटेंट मिल जाएगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हम लोग ने लास्ट टाइम बात कर ली थी कि ये एक्ट 1993 में लागू हो गया था, मगर बना 1994 में था। इसका मतलब था कि ये भूतलक्षी प्रभाव से, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हुआ था, बैक से लागू हुआ था। हम लोग ने देखा कि इसमें अध्याय 1 क्या था, परिभाषाएं देख ली थी हम लोगों ने। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा जो थी वो मानव अधिकारों की थी, जो हम लोग ने डिस्कस किया। उसके बाद में हम लोग ने इसका जो आयोग है उसके बारे में देखा था, तो उसमें कौन कौन होता है, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को सेंड करवा दूंगा। उसके बाद में फिर हम लोग इसमें जहाँ पे हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था, हाँ, यहाँ तक हम लोग ने देख लिया था। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। धारा 18, धारा 18 ये हम लोग ने देखा था। इसमें ये था कि जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई की, आयोग जब जांच करेगा, इंक्वायरी करेगा, और उसके बाद क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि उसको नुकसानी यानी प्रतिकर कंपनसेशन दे सकता है, जिसको हम कहेंगे कंपनसेशन दे सकता है, मुआवजा दे सकता है। उसके बाद में फिर जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू कर सकता है, मीनिंग प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई शुरू कर सकता है। ये हम लोग ने पिछली क्लास में देखा था। मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ पिछली क्लास का। ऐसी भी कोई सिफारिश कर सकता है जो आयोग को ठीक लगता है, मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को कह सकता है कि आप रिट जारी करो। मतलब रिट्स आप जानते ही हो, आर्टिकल 32 और 226 में जारी होती हैं, तो रिट्स जारी करने की बात कर सकता है। उसके बाद में कोई इंटरिम रिलीफ दे सकता है, मतलब अभी जांच पूरी होने में टाइम लगेगा तो बीच में कोई राहत दे दी तो उसको इंटरिम रिलीफ कहते हैं। तो अंतरिम सहायता दे सकता है, जिसे हम इंटरिम रिलीफ कहते हैं। उसके बाद में ये था। अब यहाँ से मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति, यानी कि जो उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट होगी, इंक्वायरी रिपोर्ट, उसकी एक कॉपी वो क्या करेगा, वो सरकार को भेजेगा या उस अधिकारी को भेजेगा, और उससे एक्सपेक्ट करेगा, क्या अपेक्षा करेगा, कि वो एक महीने के अंदर वो बताएं कि उन्होंने इसकी सिफारिश पर क्या क्या टीका टिप्पणी है, क्या क्या कमेंट्स हैं, और क्या क्या एक्शन लिए हैं या एक्शन लेने हैं। ये बताना होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, जिसका भी ये मैटर होगा, एक महीने के अंदर बताना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद में ये इसे लिखने की जरूरत नहीं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के रिस्पेक्ट में प्रोसीजर रिगार्डिंग टू, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, प्रोसीजर रिगार्डिंग टू आर्म्ड फोर्सेस। हम लोगों ने आर्म्ड फोर्सेस की परिभाषा पढ़ी हुई थी, याद करिए। हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन 2A में, और मैंने आपको बताया भी था आगे चल के आर्म्ड फोर्सेस आएगा तो जो आर्म्ड फोर्सेस की परिभाषा यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि आर्मी होगी, नेवी होगी, एयरफोर्स होगा, और साथ में जो और जो फोर्सेस होती हैं केंद्र सरकार की वो भी होंगी। तो यहाँ पे अब कहता है कि अगर मान लीजिए सशस्त्र बल किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, मतलब आर्म्ड फोर्सेस किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं या उल्लंघन करते हैं, तो ये मामला एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास में जाएगा। तो कैसे जाएगा, या तो आयोग खुद से इस मैटर पे खुद से स्वप्रेरणा से, याद करिए ये भी डिस्कस करा था, स्वप्रेरणा का मतलब होता है सुमोटो, आयोग स्वयं से या किसी की अर्जी की प्राप्ति पर, मतलब कंप्लेंट रिसीव होने पर, या तो अगर आयोग को लगता है कि हाँ यहाँ पे आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने
या जो फोर्सेस होती हैं केंद्र की, बीएसएफ होती है, सीआईएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, इन्होंने किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है तो आयोग क्या करेगा, खुद से संज्ञान ले लेगा, स्वतः संज्ञान ले लेगा, या कोई उसे कंप्लेन करेगा तो उस कंप्लेंट पर संज्ञान ले लेगा यहाँ पे, और केंद्र सरकार को बोलेगा कि 3 महीने के अंदर अंदर हमें बताओ कि तुमने क्या क्या कार्रवाई करी है या क्या कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पे 3 महीना होगा। देखिए लिखा हुआ है, केंद्र सरकार सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को 3 महीने के भीतर, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर किसको बताएगी, एनएचआरसी को बताएगी कि तुमने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या तुमने डिसीजंस लिए हैं। तो ध्यान रखना, अगर आर्म्ड फोर्सेस के अलावा कोई मामला है तो 1 महीने में बताना होगा, और अगर आर्म्ड फोर्सेस ने वायलेट किया है किसी के ह्यूमन राइट्स को तो 3 महीने के अंदर अंदर बताना होगा। ये सेक्शन नंबर 19 है, ठीक है। उसके बाद आता है आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। तो सीधी सी बात है, जो रिपोर्ट होगी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, एनएचआरसी की जो रिपोर्ट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। एनएचआरसी जो एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है उसमें बताता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए, अपनी सिफारिशें देता है। तो वो एनएचआरसी किसको देगा, केंद्र सरकार को देगा, और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होगा वो किसको देगा, वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन केंद्र सरकार को देगा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। धारा 20 में रिपोर्ट है, ठीक है। अब आता है अध्याय 5, बहुत इंपॉर्टेंट है अध्याय 5, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में है, ठीक। अभी हम लोग ने याद करिए पढ़ा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, अब पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। पहली बात, एसएचआरसी का जो गठन होगा वो करती है राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। और आपको याद होगा जो एनएचआरसी था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसका गठन करती थी केंद्र की सरकार। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन करेगी राज्य की सरकार। अगला पॉइंट आता है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कौन कौन होगा, कितने लोग होते हैं, तो मैं आपको यहीं पे बताता हूं। हम लोग ने नेशनल को बहुत अच्छे से समझा था तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। वहां पे आपको याद होगा एनएचआरसी में एक अध्यक्ष होता था, 5 सदस्य होते थे, यहाँ पे एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। और अध्यक्ष कौन होगा, जो किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या अन्य न्यायाधीश रहा हो, यानी कि अध्यक्ष कौन बनेगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रहा हो। और एनएचआरसी में क्या पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रहा हो। यहाँ पे रिटायर्ड जज को ही बनाया जाता है अध्यक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 सदस्य कौन होंगे, 2 सदस्य में कहता है कि एक हाई कोर्ट का जज होगा, जो जज हो या रहा हो, मतलब यहाँ पे करंट जज भी आ सकता है, जज हो या रहा हो, या कोई डिस्ट्रिक्ट जज जो कम से कम 7 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम कर चुका हो। मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट जज जो 7 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम कर चुका हो, इसको जिला न्यायाधीश कहते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। एसएचआरसी में एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी, ये वैसे पूछता नहीं है, ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए, नहीं पूछता है। पूछेगा तो एनएचआरसी पूछता है या यहाँ से ये पूछ सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो या अन्य न्यायाधीश रहा हो। और सदस्य में कौन कौन होंगे, हाई कोर्ट का जज हो या रहा हो, या जिला न्यायाधीश जिसको 7 वर्ष का जिला न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव हो, वो हो। तो यहाँ पे इनको बनाया जा सकता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर, ठीक है। ये आपका ध्यान रखिएगा, सेक्शन 21 की बात हो रही है। अब इसी में आएगा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और नियुक्ति समिति में कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो धारा 22 आएगी,
वो नियुक्ति की बात करेगी, सेक्शन 22। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा कि इसमें कहा गया है कि एक सचिव होगा, जैसे हम लोग ने पिछली बार डिस्कस किया था, सेक्रेटरी होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। और आप याद करो, मुख्य कार्यपालक अधिकारी का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ को कहते हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी। कौन होगा? बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, आगे बताएंगे। ये होगा सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं इसके, जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं। सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, या राज्य सरकार का सचिव रैंक का, राज्य सरकार का, राज्य सरकार का सचिव, राज्य सरकार का सचिव रैंक का, राज्य सरकार का सचिव रैंक का अधिकारी। अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कौन होता था? केंद्र सरकार का सचिव रैंक का अधिकारी। तो ध्यान रखना, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी होगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी होगा। ये कौन होगा? ये सीईओ होगा। ठीक है, उसके बाद में इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जितना मैं आपको बता रहा हूं बस आपको उतना ही देखना है। अब आ गया वही मैं जो आपसे कह रहा था कि 22 में नियुक्ति होती है। तो देखिए नियुक्ति में कौन कौन होगा, बहुत आराम से सुनिएगा। हम लोग इसे कंपेयर करके पढ़ रहे हैं जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सबसे पहली बात, इनकी जो नियुक्ति होगी, चाहे वो एक मेंबर हो और एक अध्यक्ष हो, 2 सदस्य हो, इनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। गवर्नर अपॉइंट करेगा, वहाँ पे राष्ट्रपति करता था, यहाँ गवर्नर अपॉइंट करेगा। और अब सवाल है कि एक समिति बनेगी, उस समिति की सिफारिश पे गवर्नर करेगा, यानी कि गवर्नर एक समिति की सिफारिश पे करेगा। उस समिति में कौन कौन होगा? तो जो आपने एनएचआरसी में पढ़ा था बिल्कुल सेम आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर उस राज्य में विधान परिषद भी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर उस राज्य में विधान परिषद, क्योंकि आपको पता होगा विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है, विधानसभा तो हर राज्य में होती है, विधान परिषद भारत में केवल 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में से यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, 6 स्टेट्स में है। तो अगर विधान परिषद भी है तो यहाँ पे विधान परिषद का सभापति भी होगा, विधान परिषद का सभापति भी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे विधान परिषद का सभापति, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैं आपको रनिंग नोट्स में बता दे रहा हूं, ज्यादा बेटर है। देखिए कौन कौन होता है, आराम से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो यहां पे एसएचआरसी, जो एसएचआरसी है, इसमें 1+1+2, एक अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, प्लस 2 सदस्य होंगे। सदस्य के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब इनकी जो नियुक्ति होगी, इनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल, गवर्नर करेगा, वहां पे राष्ट्रपति करता था। लेकिन नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पे करेगा, एक समिति की सिफारिश पे करेगा, कमिटी होगी। उस कमिटी में कौन कौन होगा वो आपको देखना है। कमिटी में मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद में राज्य में जो गृह मामलों का या विभाग का जो अध्यक्ष होता है, गृह मामलों का या गृह विभाग का मंत्री, ये सदस्य होगा। आप ध्यान रखना, राज्य की सरकार में मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय होता है, तो नॉर्मली सीएम ही होता है। ठीक है, उसके बाद में विधानसभा का स्पीकर होगा, मतलब विधानसभा का अध्यक्ष होगा। उसके बाद में अगर विधान परिषद है तो, लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका सभापति होगा। आप जानते हैं कि सब याद रखिएगा, मैंने वहां आपको बताया था राज्यसभा का सभापति नहीं होता था, उपसभापति होता था। उसके बाद में विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष
का नेता होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ठीक है। और अगर विधान परिषद भी है तो विधान परिषद में भी विपक्ष का नेता होगा। तो टोटल इतने लोग होते हैं नियुक्ति समिति में, ठीक। तो इन लोगों को अपॉइंट करने की समिति बनेगी, उस समिति में इतने लोग होंगे। ये जो सिफारिश करेंगे वो सिफारिश राज्यपाल को करेंगे, राज्यपाल इन्हीं की सिफारिश के आधार पे डिसीजन लेगा और वो अपॉइंटमेंट करेगा, यानी कि नियुक्तियां करेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे असल में यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ का सभापति और विपक्ष का नेता। तो आप इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे देख लो कि कौन कौन इसमें होता है, ठीक है। आप 1 मिनट इसको कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए इसको, ठीक है। हो गया आपका यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पे जो इस्तीफा होगा, रेजिग्नेशन होगा, वो तो गवर्नर को देगा, यानी कि जो स्टेट जो चेयरमैन होगा, मतलब 1+2, ये जो 3 लोग होंगे ये अपना रेजिग्नेशन, इस्तीफा रिजाइन करेंगे राज्यपाल को, गवर्नर को। लेकिन आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इनको हटाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखना, इनका जो रिमूवल होगा वो राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन और अध्यक्ष हटाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन और अध्यक्ष चेयरमैन और मेंबर हटाए जाएंगे। वही प्रोसीजर होगा। अगर इन पर आरोप लगता है कदाचार या असमर्थता का, यानी कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, जांच करके राष्ट्रपति को एडवाइस देगा, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे काम करना होगा। और राष्ट्रपति को अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी कि हाँ ये दोषी हैं, ये कल्प्रिट हैं, तो इनको हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति हटाने का आदेश निकाल देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ये दोषी नहीं है, तो राष्ट्रपति नहीं हटाएगा। सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था, डायग्राम बना के पूरा समझाया था। सेकंड पार्ट में मैंने लिखा था कि अगर मान लीजिए कि ये इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, फिजिकली या शारीरिक या मेंटली, मानसिक रूप से इनकेपेबल हो जाते हैं, इनफर्म हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, या लाभ का पद धारण करते हैं, मतलब कहीं और से वेतन ले रहे होते हैं, सैलरी ले रहे होते हैं, या किसी ऐसे अपराध के दोषी होते हैं जो मोरल टर्पिट्यूड है, यानी जहां पर नैतिक अधमता शामिल है, तो यहां पे राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है। मगर मैंने आपको यह भी कहा था कि राष्ट्रपति डायरेक्ट अपनी मर्जी से नहीं हटाएगा, मंत्री परिषद की सिफारिश पे हटाता है, ठीक है। जिस तरीके से एनएचआरसी के मेंबर का, अध्यक्ष का रिमूवल होगा, बिल्कुल उसी प्रकार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष का और मेंबर का रिमूवल होता है। आप देख सकते हैं ये केस यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको नोट्स बनवाए थे तो आप उसी को कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में बताया गया है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। तो सेम चीज है जैसे हम लोग ने वहां पर पढ़ा था, हम लोग ने डिस्कस किया था 3 और 70 होगा, यहाँ पर भी है 3 और 70 होगा। यहाँ पे अध्यक्ष का भी मैं लिख देता हूं, अध्यक्ष का भी 3 वर्ष बटा 70 वर्ष, दोनों में जो पहले हो, और सदस्य का भी 3 वर्ष बटा 70 वर्ष, दोनों में जो पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि दोनों का जो कार्यकाल होगा वो 3 साल या 70 साल, दोनों में जो पहले हो वो होगा। और इसमें कहा गया है कि जो भी मेंबर्स या जो भी चेयरमैन है, जैसे हम लोग ने वहां पे पढ़ा था कि ये अपनी पोजीशन पे, अपने पद पे रीअपॉइंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी रीअपॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पे भी पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। मैं लिख देता हूं, रीअपॉइंट हो सकते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं, और कम कर देना, रीअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग रीअपॉइंट हो सकते हैं, मतलब इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट के बाद जो अध्यक्ष होगा और जो सदस्य होंगे वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण करने में एलिजिबल नहीं होंगे।
the chairman and members are ineligible to hold any post under the central or state government. वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं कर पाएंगे once they have retired, जैसे वो रिटायरमेंट इनका होगा उसके बाद में। तो वो चीज मैंने आपको वहां पे भी बताई थी, ठीक है। अब आती है धारा 25। धारा 25 जैसे वहां पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि अध्यक्ष नहीं है तो क्या होगा, वहां पे था राष्ट्रपति किसी भी मेंबर को क्या करेगा, अध्यक्ष के तौर पे अपॉइंट करेगा और ऑथोराइज कर देगा, प्राधिकृत कर देगा कि वो अध्यक्ष के रूप में काम करे। जब अध्यक्ष आ जाएगा तो वापस वो सदस्य बन जाएगा। सेम यहाँ पे है, वहां पे राष्ट्रपति था, यहाँ पे राज्यपाल होगा। तो क्या करेगा, राज्यपाल किसी भी मेंबर को ऑथोराइज करेगा, प्राधिकृत करेगा कि तुम सदस्य के रूप में काम करो जब तक अध्यक्ष नहीं आता है। जब अध्यक्ष आ जाएगा तो वो दोबारा से सदस्य बन जाता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी है। अब आता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 में कहा गया है कि सेवा के निबंधन और शर्तें, यानी कि जो शर्तें होती हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें, इनको कहते हैं कंडीशंस ऑफ सर्विस। इनको कहते हैं कंडीशंस ऑफ सर्विस। सेवा शर्तें का मतलब है कंडीशंस ऑफ सर्विस। सेवा शर्तें वो होंगी जो राज्य सरकार तय करेगी। सिंपल है, वेतन कौन तय करता है, स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी, रूल बना के तय करेगी, ठीक है। कैसे तय करती है, नियम बना के तय करती। वहां पे केंद्र सरकार तय करती थी, यहाँ पे राज्य सरकार तय करेगी। और इसमें कहा, जैसे हमने वहां पे भी आपको बताया था कि एक बार अगर ये लोग अपॉइंट हो जाते हैं तो इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, मतलब अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सेम यहाँ पे भी होगा, वंस दे हैव अपॉइंटेड, दे आर अपॉइंटेड, द सैलरी और अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस शैल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे भी ये चीज बताई गई है। अब आता है राज्य आयोग के अधिकारी, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 27। मैं इसीलिए आपको बताते हुए चल रहा हूँ, सेक्शन 27 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बताया गया है कि अधिकारी कौन कौन होंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे जैसे हम लोग ने वहाँ पे भी अधिकारी पढ़े थे, यहाँ पे भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को किनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो राज्य सरकार निम्नलिखित लोगों को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को उपस्थित करवाएगी, अवेलेबल करवाएगी, मौजूद करवाएगी। किनको मौजूद करवाएगी, नंबर 1, जो राज्य सरकार के सचिव की रैंक का अधिकारी होगा, उससे नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार के सचिव की रैंक का जो अधिकारी होगा उसको क्या कराएगी, उसको एसएचआरसी को अवेलेबल कराएगी, और वही एसएचआरसी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति, मतलब उससे नीचे का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, राज्य सरकार के सचिव की रैंक का होना चाहिए। तो वो कौन होगा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। सिंपल है, वो आयोग का सचिव होगा। और कहा, यहाँ पे कहा गया कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि जांच पुलिस करेगी। भाई कोई भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होगा तो वहां पे जांच का विषय बनेगा, इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कौन किस पुलिस अधिकारी के कंट्रोल में बाकी पुलिस अधिकारी काम करेंगे। तो यहाँ पे कहा कि पुलिस अधिकारी जो यहाँ पे होगा, जिसके कंट्रोल में बाकी पुलिस अधिकारी काम करेंगे, वो आईजी रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पुलिस महानिरीक्षक होगा, पुलिस महानिरीक्षक, यानी कि आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम लोग ने एनएचआरसी जब पढ़ा था तो वहां पे डीजीपी था, डीजीपी के रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे है आईजी की रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको इसकी जो हायरार्की है वो आपको पता होगी कि एसपी होता है, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, उसके बाद में डीआईजी होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर आईजी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये जोन वाइज होते हैं। उसके बाद में एडीजी आता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके बाद में डीजी आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये आईजी रैंक का अधिकारी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को राज्य सरकार क्या करेगी, उपलब्ध करवाएगी, अवेलेबल करवाएगी। इन्हीं के कंट्रोल में ये सारे काम होंगे। ये आपकी धारा नंबर 27 है। मैं एक बार आपको सारी धाराएं दोबारा से भी बता दूंगा, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने इसको जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कायदे से पढ़ लिया तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, या कोई भी जो आपका पेपर आने वाला है उसमें इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये मैं दावा कर सकता हूं,
बस आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप कायदे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आता है सेक्शन 28। तो जैसे वहां पे हम लोगों ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी थी, यहाँ पे भी वार्षिक रिपोर्ट आ गई। तो वहां पे था कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को जाती है, और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट होगी, एनुअल रिपोर्ट होगी, वो राज्य सरकार को जाएगी। ठीक है, तो ये राज्य सरकार को जाती है। ये हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है 29 को, आप इसको छोड़ सकते हैं। जो हम लोग छोड़ेंगे वो मैं कट कर दूंगा, तो आप उसको। अब आता है अध्याय 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, पूरा अध्याय ही इंपॉर्टेंट है। 2 धाराएं पढ़नी है 30-31। ठीक है, सबसे पहला है मानव अधिकार न्यायालय। देखिए, जब मैटर ह्यूमन राइट्स का होगा तो केस दर्ज होगा, प्रॉपर ट्रायल चलेगा, विचारण होगा, निर्णय आएगा। अब यहाँ पे मानव अधिकार न्यायालय क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि मानव अधिकार न्यायालय जो होगा, जो उस जिले का सत्र न्यायालय होगा, सेशन कोर्ट होगा, वही मानव अधिकार न्यायालय होगा। बहुत बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे कहा गया मानव अधिकार न्यायालय क्या होगा, तो आंसर है किसी भी जिले का सत्र न्यायालय, उस जिले का सत्र न्यायालय, उस जिले का सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट, उस जिले का सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट मानव अधिकार न्यायालय होगा। ध्यान रखना, सत्र न्यायालय ही मानव अधिकार न्यायालय होगा। यहाँ पे साफ कहा गया है कि मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए, शीघ्र विचारण का मतलब होता है स्पीडी ट्रायल। स्पीडी मतलब ऐसा ना हो कि मुकदमा चल रहा है फिर वो 20-20 साल लगा दे, जल्दी से डिसीजन आए, मतलब शीघ्र विचारण हो, जल्दी डिसीजन आए। करने के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, ध्यान से सुनिएगा, राज्य सरकार क्या करेगी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसकी सहमति से, सहमति को स्टूडेंट्स कहते हैं कॉन्करेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्करेंस। मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार की ही चलेगी, जब तक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सहमत नहीं होगा राज्य सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगी। तो राज्य सरकार किसकी सहमति से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सहमति से क्या करेगी, अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को, ये लिखा हुआ है, प्रत्येक जिले के सेशन न्यायालय को क्या करेगी, मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। बहुत सिंपल सी बात है, पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। मानव अधिकार न्यायालय क्या होगा, उस जिले का सत्र न्यायालय होगा। और आप जानते हो कि सत्र न्यायालय का मतलब होता है क्रिमिनल कोर्ट, आपराधिक न्यायालय। आपराधिक न्यायालय को सत्र न्यायालय कहते हैं। और जब सिविल मैटर्स को यही न्यायालय सुनता है तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाता है, जिला न्यायालय बन जाता है। एक ही व्यक्ति होता है, चाहे उसको जिला न्यायाधीश बोलिए, चाहे सत्र न्यायाधीश बोलिए, चाहे आप उसको डीजे डिस्ट्रिक्ट जज बोलिए, चाहे सेशन जज बोलिए, बात एक ही है। वही न्यायालय जब आपराधिक मामलों को सुनता है तो सेशन कोर्ट बन जाता है, सिविल मामलों को सुनता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाता है। तो हर जिले का सत्र न्यायालय जो होगा वही मानव अधिकार न्यायालय होगा। सिंपल है। अब आता है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि सरकारी वकील उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि जिसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ होगा उसकी ओर से वकील खड़ा होगा, तो वो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं। ठीक है, तो उनको कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये गवर्नमेंट के एडवोकेट्स होते हैं जो सरकार की ओर से खड़े होते हैं और अपराधी को सजा दिलाने के लिए खड़े होते हैं, अभियुक्त को, एक्यूज्ड को पनिश करवाने के लिए खड़े होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आएंगे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि ये केवल और केवल किस पर्पस के लिए होंगे, ये केवल और केवल मानव अधिकार न्यायालय के लिए होंगे। तो इनको कहा गया है कि ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, विशेष लोक अभियोजक इनको कहा जाएगा। ठीक है, कौन होगा, तो कहा गया पहली बात तो विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त कौन करेगा, एक लाइन में, एक शब्द में आंसर है। इसकी जो नियुक्ति होगी मैं लिख देता हूं, आप लोग शॉर्ट में रनिंग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो ध्यान रखिएगा, जो नियुक्ति होगी, जो अपॉइंटमेंट होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और किसको करेगी, जिस वकील को 7 सालों की वकालत का अनुभव होगा
मतलब जिस एडवोकेट को 7 इयर्स की लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होगा उसी को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कम से कम कितने साल का तजुर्बा हो वकालत में, तो कहा गया वकालत में कम से कम 7 वर्षों का तजुर्बा हो, 7 वर्षों का तजुर्बा हो, तो उसी को बनाया जाएगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और वो क्या करेगा, वो सरकार की ओर से यानी कि जिसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसकी ओर से वो खड़ा होगा और वो जिस पर आरोप लगा है उसको सजा दिलाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे जो अध्याय 6 है उसमें 2 धाराएं हैं, धारा 30 और 31। धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय हो गया। मानव अधिकार न्यायालय क्या होगा, सत्र न्यायालय होगा। और विशेष लोक अभियोजक कौन होगा, पहली बात तो अपॉइंटमेंट स्टेट की गवर्नमेंट करेगी। किसको अपॉइंट करेगी, जिस व्यक्ति को, जिस अधिवक्ता को, जिस एडवोकेट को 7 वर्ष का अनुभव हो अपनी वकालत का, विधि व्यवसाय का, लीगल प्रोफेशन का, उसी को यहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। तो ये 2 आपके जो धाराएं थी, धारा 30 और धारा 31, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये पेपर में पूछे गए हैं, अच्छे से इनका अध्याय, इनकी धारा दोनों तैयार रखिएगा। अध्याय 7 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ और इसे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग फालतू में क्यों सिलेबस को बढ़ाएंगे जब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र सरकार अनुदान देगी, अनुदान का मतलब है धनराशि देगी जिससे कि एनएचआरसी ठीक से काम कर सके, और स्टेट गवर्नमेंट भी अनुदान देगी जिससे कि स्टेट सही से काम कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहना तो अध्याय 7 का जो टाइटल है वित्त लेखा और संपरीक्षा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फाइनेंस, इसका इंग्लिश है फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है। तो ये तो आपका वित्त यानी कि ये तो ग्रांट के बारे में है 32-33। उसके बाद में लेखा, अकाउंट्स और ऑडिट के बारे में है। तो ध्यान रखना ऑडिट जो करेगा वो सीएजी करता है। आप लोग जानते ही होंगे कैग के बारे में, आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सीएजी। कैग भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो ऑडिट करता है। तो बस अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना ही पूछेगा कि ऑडिट कौन करेगा, तो ऑडिट सीएजी करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 34 में 35 में राज्य आयोग के लेखा के बारे में बात की गई है, उसका भी सीएजी ही ऑडिट करता है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण को कहते हैं मिसलेनियस, प्रकीर्ण को कहते हैं मिसलेनियस। जो बचे कुछ प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो अब आता है कि सबसे पहला है, देखो जहां जहां पे आयोग शब्द आ रहा है, केवल आपने नोटिस किया होगा जहां पे सिर्फ आयोग आ रहा है तो ये एनएचआरसी है। डेफिनेशन क्लॉज में हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं। जहां पे केवल आयोग लिखेगा वो एनएचआरसी होगा, और अगर वो एसएचआरसी के बारे में बात करेगा तो पूरा लिखेगा राज्य स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग। अगर केवल आयोग लिखता है तो फिर वो आपका केवल और केवल एनएचआरसी होगा। अब कहता है कि इसकी अधिकारिता में कौन से विषय नहीं आएंगे, मैटर्स नॉट कम अंडर द, मैं लिख देता हूं मैटर्स नॉट कम्स अंडर द jurisdiction ऑफ एनएचआरसी। आप नोट कर लीजिएगा, इसकी हेडिंग है मैटर्स नॉट कम्स अंडर द jurisdiction ऑफ एनएचआरसी। मतलब कौन कौन से मामले एनएचआरसी के अंडर में नहीं आएंगे। तो सिंपल सी बात है, आयोग, फिर देखो आयोग शब्द आया तो एनएचआरसी। एनएचआरसी किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित है। बहुत सिंपल सी बात है, जो मैटर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सामने है, एसएचआरसी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो विषय एसएचआरसी देख रहा है, जो विषय स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देख रहा है, उसकी जांच एनएचआरसी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके पास में लंबित है। तो एनएचआरसी के पास में वो क्यों जाएगा। दूसरी बात है, वो राज्य सरकार से संबंधित मामला रहा होगा तो एनएचआरसी का क्षेत्राधिकार नहीं होगा, उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि आयोग उन मैटर्स को नहीं देखेगा जो किसके सामने लंबित होंगे। लंबित का मतलब होता है पेंडिंग होंगे, एसएचआरसी के सामने पेंडिंग होंगे। तो सिंपल सी बात है, आयोग उन मामलों की जांच नहीं करेगा जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सामने लंबित होंगे।
which are pending before the State Human Rights Commission। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 2, सेकंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कहता है, बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, इसमें कहता है कि अगर जैसे मान लो किसी ने आरोप लगाया कि इस दिन मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ये आरोप लगाया गया, अगर यहां से 1 साल पूरे बीत गए और शिकायत नहीं करी गई, आयोग ने संज्ञान भी नहीं लिया, आदेश ने कोई निर्णय भी नहीं दिया, या न्यायालय ने कोई आदेश भी नहीं दिया आयोग को कि तुम जांच करो, तो यहाँ पे वो मामला एनएचआरसी और एसएचआरसी के सामने नहीं लाया जा सकता जिसको घटित हुए 1 साल बीत गए हों। यानी कि जिसको घटित हुए, जिस मामले को घटित हुए मामले को, मतलब आरोप लगाया है कि इसे घटित हुए 1 साल बीत गए हैं, 1 वर्ष बीत गए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी मामले को घटित हुए, मतलब इफ एनी इंसिडेंट हैज अकर्ड और अकरेंस से 1 साल बीत चुके हैं, अकरेंस का मतलब होता है वो जब मामला हुआ था और किसी ने आरोप ही लगाया होगा कि इस दिन ये मामला हुआ है, अकरेंस से 1 ईयर लैप्स कर चुका है, 1 साल बीत चुका है। लैप्स का मतलब है व्यपगत हो गया है, समाप्त हो गया है। अगर अकरेंस से 1 साल बीत चुका है तो ये मामला ना स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाएगा, ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाएगा। तो मैंने आपको दोस्तों आर्टिकल सेक्शन 36 में क्या बताया कि कौन कौन से मामले नहीं आएंगे। तो सबसे पहले क्या कहा गया, जो मैटर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सामने पेंडिंग है, वो उसकी जांच कर रही है, तो वो मामला एनएचआरसी के समक्ष नहीं आएगा, उसके सामने नहीं लाया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, जिस घटना को घटित हुए यानी मानवाधिकारों के उल्लंघन को घटित हुए 1 साल बीत चुका है, तो 1 साल के बाद ये मैटर ना तो एनएचआरसी देखेगा ना एसएचआरसी देखेगा। ये आपका सेक्शन 36 से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको दोनों पॉइंट बहुत डिटेल में बताए हैं। नेक्स्ट आता है 37, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये है एसआईटी, विशेष अन्वेषण दलों का गठन। विशेष अन्वेषण दलों का गठन, इसको कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी बोलते हैं, ठीक है। और आप जानते हो, जैसे मान लीजिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं कोई अपराध होता है तो सरकार क्या करती है, एसआईटी का गठन करती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करती है और वो उस मामले की जांच करती। तो सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस धारा में एसआईटी का गठन होता है, तो बहुत सिंपल है, धारा 37 में एसआईटी का गठन होगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए सरकार को लगता है कि कोई भी मामला है और वहाँ पे जांच करनी जरूरी है, आवश्यक है, और जांच में किसी विशेष दल की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे सरकार क्या कर सकती है, एसआईटी का गठन कर सकती है और एसआईटी को बोल सकती है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है इस मामले को, इस जो पर्टिकुलर मैटर है, जो विशेष मामला है, उसको क्या करो, उसको इन्वेस्टिगेट करो, उसकी जांच करो। तो ध्यान रखिएगा, एसआईटी का गठन सेक्शन 37 में है। यहाँ पे सिर्फ इतना पूछता है कि एसआईटी का गठन कौन करता है, तो आंसर होगा सरकार करती है। और दूसरा है कि एसआईटी का गठन किस धारा में होता है, तो धारा 37 में होता है, ठीक है। अब आता है धारा 38। धारा 38 का मतलब है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन इन गुड फेथ। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे प्रोटेक्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन गुड फेथ। अब जिस अधिकारी ने सद्भाव पूर्वक कोई कार्रवाई करी है, ये आपको हर जगह मिलेगा, ये पॉइंट आपको हर जगह मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिस अधिकारी ने सद्भाव पूर्वक कार्रवाई की है, मतलब बिना किसी गलत इंटेंशन के कार्रवाई की है, तो उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, उसको प्रोटेक्शन देता है ये कानून। यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई भी कार्रवाई किसी ने भी की है, किसी भी अधिकारी ने की है, तो उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा, कोई भी केस दर्ज नहीं हो सकता, उसको प्रोटेक्शन मिलती है। और प्रोटेक्शन किस धारा में मिलती है, धारा 38 में मिलती है। इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन इन गुड फेथ, यानी कि सद्भाव पूर्वक का मतलब है गुड फेथ,
सद्भाव पूर्वक का मतलब है गुड फेथ, कार्रवाई का मतलब है प्रोसीडिंग, और संरक्षण का मतलब है प्रोटेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है धारा, सीधे धारा पूछेगा, बाकी अंदर कुछ नहीं पूछता, अंदर कुछ लिखा भी नहीं है। लॉ कठिन भाषा में बात करता है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। सीधी सी बात है, इस कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयां की गई हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स की गई हैं, जो एक्शन लिए गए हैं, उसकी कोई भी, उसके जिस अधिकारी ने वो एक्शन लिया होगा, उसके विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। शर्त यह है कि उसने गुड फेथ में वो एक्शन लिया हो, उसने सद्भाव पूर्वक वो एक्शन लिया हो। तो यहाँ पे है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। मैं पूरा लिख देता हूं, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है सेक्शन 39। सेक्शन 39 कहता है सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना। आपको याद है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी में भी दी गई है, सेक्शन 21 में दी थी आईपीसी में, और बीएनएस में भी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि आईपीसी की धारा 21 के तहत ये लोक सेवक माने जाएंगे। लोक सेवक का मतलब है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। तो ध्यान रखिएगा, कौन कौन लोक सेवक माना जाएगा। एनएचआरसी के जितने मेंबर्स हैं, एसएचआरसी के जितने मेंबर्स हैं, जितने अधिकारी काम कर रहे हैं, सबको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा आईपीसी के पर्पस के लिए। और यही पब्लिक सर्वेंट का इस्तेमाल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में भी होगा। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है सेक्शन 40। सेक्शन 40 कहता है नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। मतलब जो केंद्र सरकार होती है वो नियम बना सकती है। केंद्र सरकार नियम बनाने की शक्ति, आपको पता है कि सैलरी वगैरह को लेकर ये नियम बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब रूल मेकिंग पावर, रूल मेकिंग पावर किसकी, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधे सीधे धारा पूछता है कि किस धारा में केंद्र सरकार रूल बना सकती है, तो वो धारा 40 में बनाती है। और इसमें से कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको। उसके बाद में इसको काट सकते हैं आप, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा। फिर आता है, ये भी छोड़ सकते हैं 40B, ये सब बाद में जोड़े गए थे, ये पेपर में नहीं आएंगे। फिर हाँ, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 41, रूल मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल मेकिंग पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो यहां पे है राज्य सरकार नियम बना सकती है, और वहां पे था केंद्र सरकार नियम बना सकती। ठीक, ये रूल मेकिंग पावर है सेक्शन 41। उसके बाद आता है सेक्शन 42। ठीक है, ये भी आपको लगभग हर कानून में दिखाई पड़ेगा, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। मतलब अगर सपोज करो कि इस कानून को लागू करने में, ध्यान से सुनिएगा, इस कानून को लागू करने में, एक मिनट, एक्चुअली स्पेस चाहिए मुझे। इस कानून को लागू करने में कोई कठिनाई आ रही है, लागू करने में कोई कठिनाई आ रही है, तो उसको दूर करने की शक्ति यहां पर दी गई है। ठीक है, मतलब देखिए लिखा हुआ है, यदि इस अधिनियम के बंदों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है तो केंद्र सरकार क्या करेगी, मतलब यहां पे क्या करेगी, जो कोई और कानून की जो बातें इससे असंगत हो रही है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, तो उनको किनारे खत्म करेगी और इसको लागू करेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करे, वो इस कानून को लागू करे। तो ये और जानते हैं ये सीधे सीधे कैसे पूछेगा, ये सीधे सीधे धारा से पूछता है कि किस धारा में दिया गया। ये नॉर्मली आपको लगभग कानूनों में दिखाई पड़ेगा। इस कानून को अगर लागू करने में, प्रभावी बनाने में कोई भी परेशानी होती है, कठिनाई होती है, तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करे, वो इसको लागू करने की कोशिश करे। ठीक है, ये आपका है। धारा 43 देख लीजिएगा, ये निरसन की है। निरसन का मतलब होता है रिपील। अब देखो पहले क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूं। ये कानून 1993 में आया, इसके पहले ऑर्डिनेंस आया था। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो आर्टिकल 123 में, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट,
आर्टिकल 123 में, और गवर्नर राज्यपाल आर्टिकल 213 में अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश कब लाया जाता है? उसमें यह कहा गया है कि जब दोनों सदन सत्र में ना हो या केवल एक सदन सत्र में हो और राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं या उत्पन्न होने वाली हैं, तो राष्ट्रपति ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अध्यादेश ला सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस in order to confront such situations which have existed or is yet to be existed, and when the both house of the parliament are not in session or when only one house is in session, the president may promulgate an ordinance। अध्यादेश ला सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या किया गया था? मानव अधिकारों के लिए एक अध्यादेश लाया गया था। और मैं आपके बता दूं, जो अध्यादेश लाया जाता है उसकी जो आयु होती है, जो उसकी एज होती है, वो 6 वीक्स होती है, वो 6 हफ्ते तक लागू रहता है। जब दोबारा से सदन बैठते हैं, रीअसेंबल होते हैं, वहां से 6 हफ्ते गिने जाते हैं। तो अध्यादेश को अगर कानून में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? इसे दोनों हाउस के द्वारा पास करना होगा। अगर ये दोनों हाउस के द्वारा पास हो गया तो ये लॉ बन जाता है, नहीं पास होता है तो लॉ नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया था? अध्यादेश को, जब अध्यादेश को आप लॉ में कन्वर्ट करोगे ना, तो आप जो भी अध्यादेश लाया गया होगा, अगर वो बाद में कानून बनेगा तो हमेशा ध्यान रखना उस कानून की जो आखिरी धारा होगी वो उस अध्यादेश को खत्म करने वाली धारा होगी। फिर से सुनिएगा, जो अध्यादेश लाया गया, अध्यादेश को पास करके आपने कानून बना दिया, तो अब उस अध्यादेश को तो खत्म करना पड़ेगा। तो उस कानून की जो आखिरी धारा होगी वो हमेशा अध्यादेश को खत्म करने वाली होगी। यहाँ पे जो धारा है वो अध्यादेश को ही खत्म कर रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, यानी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस क्या किया जाता है? निरसित का मतलब है रिपील किया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब अध्यादेश को खत्म किया जाएगा, अध्यादेश खत्म हो गया और ये लॉ लागू हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और आप इसके रनिंग नोट्स बना लीजिएगा। ये एक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, यहाँ से लगभग हर धारा से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने एक एक धारा आपके साथ में डिस्कस की है। और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप उसी को पढ़िए, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। हम लोग ने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कंप्लीट कर लिया। ये 2 सेशन में कंप्लीट हुआ है। एक क्लास पहले हम लोग ने ली थी और ये हमारी दूसरी क्लास थी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को लेकर। तो हम लोग अब दूसरी क्लास में हम लोग एक नए एक्ट में आएंगे, नया एक्ट शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।